हाँ जी। तो अब तक हमने चैप्टर में क्या-क्या सीखा उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके कारण से हम अभ्यास यानी कि आखिरी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकें। 20 के क्वेश्चन आंसर जो है वो लगभग-लगभग हमने खत्म कर दिए हैं। थोड़े बहुत शायद बचे हुए हो सकते हैं, लेकिन लगभग-लगभग खत्म हो गए हैं, वो केवल अभ्यास के क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं। तो आज हम जो है वो ओवरव्यू फिर से एक बार देख रहे हैं कि हमने चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा और क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या थी। तो सबसे पहले एक बार आपको बस ध्यान से सुनते हुए चलना है कि हमने क्या-क्या सीख लिया, है ना? तो हमारे पास 5 पॉइंट थे, 5 टॉपिक थे जिस पर जो है हमने बात करी। पहला था पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप में 2 बातें आई थी कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हुआ होता है और वो कण इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पहले वाले पॉइंट में बात आ गई थी। दूसरे पॉइंट में आई थी बात कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणी गुण, तो वो 3 गुण हैं, वो आपको भी पता है मेरे ख्याल से, है ना? वो रटवा दिए थे आपको क्लास में ही और आपको याद करने के लिए भी बोला था। उसके बाद पढ़ा है पदार्थ की अवस्थाएँ। तो हमने देखा ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्थाएँ हैं और उनके कुछ-कुछ गुण होते हैं, वो गुणों के बारे में हमने चर्चा कर ली, जैसे द्रव्यमान, आयतन, फिक्स आयतन होता है कि नहीं, मतलब कोई चेंज तो नहीं होता आयतन में। उसके बाद उसके घनत्व के बारे में चर्चा करी, संपीड़न के बारे में चर्चा करी, विसरण के बारे में चर्चा करी, तो वो सारी चीज़ें हमने अवस्थाओं के बारे में चर्चा करी। इसके बाद हमने देखा कि पदार्थ की 2 अवस्थाएँ और भी होती हैं, प्लाज़्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट बीईसी। उसके बाद देखा क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो हमने इसमें 2 बातें देखी। हाँ, पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, यदि हम उसके तापमान में परिवर्तन कर दें, तो भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। यदि हम उसके दाब में दबाव, उस पर जो दबाव डल रहा है, उसमें परिवर्तन कर दें, जैसे कि संपीड़न, उसमें परिवर्तन कर दें, तो भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। और आखिरी टॉपिक आया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में हमने अभी एक बार फिर से, मैं कल उस दिन थोड़ी-सी कम चर्चा कर पाया था, कूलर के बारे में रह गया था। आज फिर से चर्चा करूँगा आपसे उसके बारे में, वाष्पीकरण के बारे में। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो अपन कल के लेक्चर में देख लेंगे, जितने हो पाएँगे आज उतने देखेंगे। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, ऐसी सभी वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती हैं, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो है वो पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल का देखा था कि पानी में अगर नमक को मिलाएँ, पानी का स्तर जो है वो लगभग-लगभग वैसे ही रहता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नमक बढ़ाएँगे, तो पानी का स्तर जो है वो बढ़ भी जाता है ना? क्यों? क्योंकि पानी जो है स्टार्टिंग में जो है वो नमक के कण जो है वो पानी के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसके कारण से पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। लेकिन जब वो पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है, वो पूरी तरह से भर जाता है ना? तो फिर उसके बाद पानी का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। नमक जो है वो पानी का लेवल को बढ़ा देता है। उसके बाद पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल करा था, वो था आल्टा वाला, है ना? उसके लिए आप लोगों ने प्रैक्टिकल वो भी करा था। तो पहले जग में पदार्थ के कण हमने आल्टा डाले थे तो बहुत सारे थे, दूसरे जग में और तीसरे चौथे जग में जो है वो पदार्थ के कण जो है वो धीरे-धीरे कम होते चले गए। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने तभी तो वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ट्रांसफर होते जा रहे थे। वो आखिरी क्लास में 5-6 बार करने के बाद जो है वो उसका रंग गायब हुआ। उसके बाद भी बोला नहीं जा सकता कि वो पूरी तरह से गायब हो गए होंगे। वो चीज़ दिख नहीं रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गए हैं। इसी का एक उदाहरण और भी है। वो उदाहरण आप देख सकते हो, कई बार जो अपने बाहर घर की नालियाँ होती हैं, नालियाँ देखिए, कई बार आपको उस नालियों में जो पानी दिखता है वो बहुत साफ दिख रहा होता है ना? कई बार ऐसा होगा, आप नालियों में देखेंगे तो नालियों में जो है वो पानी जो निकल रहा होगा वो बहुत साफ होगा। तो क्या सच में वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, नाली के आर-पार दिख रहा होगा आपको, नीचे की सतह दिख रही होगी और ऊपर पानी बहता हुआ दिख रहा होगा। तो क्या वो पानी इतना साफ है कि हमारे नॉर्मल पानी से उसका कंपेयर कर सकते हैं? आपके सामने 2 गिलास पानी हो सकता है। एक गिलास में आपके घर में पीने वाला पानी आता है, वो हो सकता है, और दूसरे गिलास में जो है वो नाली में जो ट्रांसपेरेंट पानी जो साफ दिख रहा है वो हो सकता है। तो क्या हम दोनों को साफ समझेंगे? क्या वो दोनों सच में साफ हैं? आप देखोगे, नहीं, वो साफ नहीं है। वो जो साफ हमको नाली का पानी दिख रहा है वो एक्चुअली दिखने में ही साफ है। उसमें इतने छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव हैं, इतने छोटे-छोटे पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं कि वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, हमको जो है वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। हालाँकि वो दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी साफ है ना? मतलब यही है कि आपके सामने जो चीज़ अगर क्लियर दिख रही है आपको, ज़रूरी नहीं है वो साफ हो। उदाहरण के लिए वायु ही ले लो, वायु भी पदार्थ है, वायु भी कणों से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे कण हैं हमारे पास आस-पास, जितनी भी गैसेज़ हैं वो सभी कणों से मिलकर बनी हुई होगी ना? तो ज़रूरी नहीं है हमारे सामने जो वायु है वो स्वच्छ ही हो, साफ ही हो। जैसे वायु प्रदूषण की बात बोलते हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो क्या सच में वायु प्रदूषण होता भी है?
अभी के केसेस आ रहे हैं बहुत सारी जगह से जो है वो पहाड़ दिखने लगे। आपको पता है, कहीं देखे होंगे आपने, न्यूज चैनल भी सुना होगा, न्यूज पे भी सुना होगा। पंजाब में कई ऐसे एरिए हैं जहाँ पर जो है वो अभी लॉकडाउन जैसे चालू हुआ, तो लॉकडाउन के कारण से क्या होगा, वायु प्रदूषण कम हो गया। वायु प्रदूषण कम हो गया तो जालंधर और पंजाब साइड के कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ से हिमालय पर्वतमाला दिखने लगी। मतलब वो दिखती नहीं थी, वो प्रदूषण के कारण से बिल्कुल गायब हो गई थी। लेकिन अभी जब गाड़ी चलना कम हुई, फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई, तो क्या हो गया, धुआं और वायु प्रदूषण कम हो गया, जिसके कारण से बहुत दूर से ही जो है वो बहुत सारी क्लियर चीजें दिख रही हैं। हालांकि उस पर बहुत सारा मजाक भी बनाया गया है फेसबुक पे। कई लोगों ने बोला कि मुझे अपने घर से जो है वो मंगल ग्रह दिख रहा है, या फिर मुझे जो है चंद्रमा बहुत पास दिख रहा है। बहुत सारे मजाक उड़ाए गए क्योंकि प्रदूषण कम हो गया। हालांकि वो प्रदूषण सच में थोड़ा बहुत तो कम हुआ है, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कम तो हुआ है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे आप देख रहे हो गाड़ी का धुआं निकलता है कभी कभी, सड़कों पर अगर अपन फोकस देखें तो देखते हो आप, गाड़ी का धुआं निकलता है। तो वो स्टार्टिंग में तो काला निकलता है, वो दिखाई देता है, फिर कहाँ चला जाता है, फिर गायब हो जाता है। तो क्या हुआ, वो जो धुआं निकला, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली वो गाड़ी से धुएं के रूप में, तो वो धुआं कहाँ चला गया, बोले गायब हो गया। गायब हो गया मतलब हमेशा के लिए गायब हो गया क्या? कण कण होंगे नहीं क्या वातावरण में? होंगे। वो कणों को क्या हुआ, जब वो स्टार्टिंग में निकल रहा था तो वो जरा सी जगह थी, इसके कारण से वो घना था, बहुत ज्यादा काला दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसको हवा मिल गई, बहुत सारी स्पेस मिल गया, तो वो उसके कण जो है वो हवा में घुल गए, हवा में मिक्स हो गए। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में पानी में नमक डाला ना, तो पानी में नमक के कण जो है वो घुल गए, नमक दिखाई नहीं देगा, पानी का हल्का सा रंग, जब नमक अच्छा होगा तो वो भी रंग भी गायब हो जाएगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए नींबू का रस मिलाया मैंने अगर पानी में, छोड़ो, नींबू नींबू का रस भी छोड़ो, शक्कर मिलाई, तो आप देखोगे शक्कर जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी, पूरी कुछ भी नहीं दिखेगा पानी में, कोई ना रंग का परिवर्तन दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा अपन को। तो वैसे ही वहां पर हवा के केस में भी हो रहा है, वो धूल के कण जो कार्बन डाइऑक्साइड के कण है, वो आपस में घुल जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आसपास जो हवा है वो स्वच्छ है, साफ है वो, है ना। हमारे घर में जो दिख रही है हवा, हमको वो भी नहीं दिख रही है, सड़क पर जो हवा है वो भी नहीं दिख रही है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर जो है वो गाड़ियां चल रही हैं, बस चल रही हैं, धूल उड़ रही है। तो जाहिर सी बात है, हम अपने कमरे में, घर के कमरे में बैठे हुए हैं, तो ज्यादा अच्छी हवा में बैठे हुए हैं वहां की अपेक्षा, वहां जो है वो, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। वापस हम अगर चैप्टर पे आए, तो हमने ये चीज देख ली कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के 3 अभिलाक्षणिक गुण देखे थे, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दूसरा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और दूसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण भी आपको याद होंगे। रिक्त स्थान होता है कि बीच मैंने क्या लिया था, मार्बल्स लिए थे, एक जग में जो है वो मार्बल्स भर दिए, उसके बाद भी उसमें पानी भरा जा सकता है, वो पानी उनके बीच उपस्थित रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। जैसा नमक के केस में भी हुआ था, हमने पानी में अगर थोड़ा सा नमक घोला, तो नमक के कण जो है वो पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें जमा हो जाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, पानी के कणों के बीच क्या था, रिक्त स्थान था। मतलब क्या, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। पानी पदार्थ है ना, बिल्कुल पदार्थ है। उसके बाद दूसरा बोला, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। वही अगरबत्ती का उदाहरण, अगरबत्ती भी पदार्थ है, उससे निकलने वाला धुआं भी पदार्थ है ना। तो वो धुआं जो है वो सुगंध को दूर दूर तक पहुंचा देता है, किसी भी दूसरे कमरे तक पहुंचा देता है। कैसे पहुंचा पाता है, क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। और तीसरा उदाहरण क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए एक नृत्य का उदाहरण है बुक में, बिहू नृत्य का, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड, उत्तर पूर्व साइड जो है वो किसी स्टेट का जो है वो बहुत पारंपरिक नृत्य है। मैं स्टेट का नाम भूल गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एक जैसे स्टेट हैं और सबकी लोक संस्कृति लगभग लगभग सेम है, तो कंफ्यूजन होता है नाम में। हो सकता है वो असम का हो, है ना। असम, मेघालय, मिजोरम, ये सारी चीजें वहीं वहाँ के स्टेट है। जहाँ तक है वो बिहू नृत्य जो है वो असम या मेघालय या मणिपुर, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वहाँ का लोक नृत्य है वो, है ना। और वो क्या दिखा देता है, वो दिखा देता है पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें अपन ने कौन सा उदाहरण लिया था, 3 ग्रुप बनाए थे, और 3 ग्रुप का करा था। एक को बोला था कमर में हाथ डाल के खड़े हो जाओ, गोला बना लो। एक को बोला था कि हाथ पकड़ कर गोला बना लो। और एक को बोला था केवल उंगली पकड़ो। और उसके बाद हमने क्या करा था, एक बच्चे को धक्का दिया था, तो वो क्या हुआ था, जो उंगली पकड़ा हुआ ग्रुप था वो टूट गया, जो हाथ पकड़ा हुआ था वो थोड़ा सा बच गया, और जो कमर में हाथ डाले हुए थे वो पूरी तरह से बच गया। मतलब पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके कणों के बीच स्पेस कम होगा, देखो कमर में जो हाथ डाले रहेंगे वो पास पास होंगे बहुत, तो वो बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ऐसे पदार्थ जो है वो कहलाते हैं ठोस, उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान कम होता है।
उसके बाद जो हाथ पकड़े थे उनके बीच रिक्त स्थान थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो थोड़े ज्यादा दूर दूर होंगे, उनका जो गोला बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, है ना। फिर उसके उसमें अगर हमने धक्का लगाया तो उसमें चांसेस है कि टूट सकते हैं, मतलब कण जो है वो मध्यम दूरी पर है, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। तो ऐसी अवस्था में क्या बनता है, द्रव बनता है। उसके बाद अगर तीसरे ग्रुप की बात करें, जो उंगली पकड़े हुए थे एक दूसरे से, जो उंगली पकड़े हुए थे उनका घेरा सबसे बड़ा बनेगा। वो आसानी से टूट भी जाएंगे अगर धक्का लगेगा उनको तो, है ना। और ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, गैसीय अवस्था कहलाती है। तो इस तीसरे पॉइंट से जो है वो अवस्थाओं के बारे में चर्चा होती है कि अवस्थाएं पदार्थ की कौन कौन सी होती हैं। ठोस द्रव गैस अवस्था होती है। इसके बाद दो और अवस्थाएं, प्लाज्मा और बीईसी, जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठोस द्रव गैस क्या होती है, उनका हमने जो अंतर निकाला वो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, आकार, संपीड़न और विसरण, एक और पॉइंट था विसरण, उसके अंतर्गत निकाला। तो द्रव्यमान देखा, द्रव्यमान तो सभी का होता है, बिल्कुल होता है। आयतन जो है वो भी सभी का होता है क्या, लेकिन आयतन परिवर्तित होता है, तो सॉलिड का नहीं होता, लिक्विड का नहीं होता, लेकिन गैस का होता है, इसका परिवर्तन हो जाता है आयतन, है ना। घनत्व, घनत्व किसका सबसे ज्यादा होता है, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है द्रव का, और सबसे कम होता है गैस का। आकार, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। संपीड़न, संपीड़न जो है वो ठोस में सबसे कम होता है, गैस में थोड़ा बहुत होता है, और गैस में सॉरी द्रव में थोड़ा बहुत होता है, और गैस में जो है वो सर्वाधिक होता है। तो वही उसी को देकर, उन्हीं पॉइंट को लेकर यहाँ क्वेश्चन उठे थे, क्या इसका संपीड़न संभव है, ये फिर भी ठोस है कि नहीं। तो हमने बोला था हाँ बिल्कुल, अभी भी ये तीनों ही ठोस हैं, तीनों के अलग अलग रीजन भी दिए थे। उसके बाद कंक्लूजन देखा था कि घनत्व जो है सबसे अधिक ठोस में होता है, द्रव में कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। आकार जो है वो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित आयतन, निश्चित आयतन मतलब आयतन परिवर्तित नहीं होता है। तो ठोस और द्रव का आयतन परिवर्तित नहीं होता है, सेम रहता है हमेशा, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित आयतन है। संपीड़न जो है वो ठोस में नहीं होता है या बहुत कम होता है, और द्रव और गैस में बिल्कुल होता है। सर्वाधिक किसमें होता है, गैस में होता है। विसरण मतलब कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का मिल जाना, ठोसों में संभव नहीं है। एक ईंट को दूसरी ईंट के नजदीक लाओगे तो वो आपस में मिल नहीं जाएंगी, है ना। लेकिन हाँ, द्रव को अगर लाओगे तो वो मिल जाएंगी, गैस को भी लाओगे तो वो मिल जाएगी। ये हमने कंक्लूजन देखा था। उसके बाद क्या देखा था, एक क्वेश्चन आंसर देखे थे। उसके बाद देखा था क्या पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। तो सबसे पहले हमने देखा तापमान परिवर्तन का प्रभाव। इसमें देखा था कि 3 इकाई मेन है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला था, जो कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व भी करे, बहुत सारे बच्चों से बन भी गए थे, सही भी करे थे, सभी ने सही करे जितनों ने भी भेजे थे। दूसरा था गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, तापमान होते हैं। ऐसा तापमान जिस पे कोई पदार्थ गलना चालू करता है गलनांक कहलाता है, उबलना चालू करता है क्वथनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। वो कण एक दूसरे को कितनी मजबूती से पकड़े हुए हैं, है ना, तोड़ने के लिए उनको जितनी ऊर्जा चाहिए, वही उसका जो है वो गलनांक जो है उसी को परिभाषित कर देता है, कितनी ऊर्जा के कारण से वो कण आपस में एक दूसरे से टूटेंगे, उनके बीच जो आकर्षण बल है वो कितना बल के कारण से टूट पाएगा, है ना। वही क्या दिखा देता है, गलनांक दिखा देता है। तापमान की माप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में से 273 घटा देना चाहिए, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करें। उसके बाद लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं, 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा, मतलब क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं आपको, यदि हम बात करें अवस्था परिवर्तन की तो एक ही टेम्परेचर पे, जैसे वो बर्फ पिघलाया था हमने, बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा, हालांकि हम नीचे से उसको गर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी वो 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। कब तक बना रहेगा, जब तक कि पूरा बर्फ पिघल कर पानी नहीं बन जाता, तब तक उस कटोरी का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो बोल रहे हैं कि भैया कहाँ गई वो ऊर्जा, कहाँ गई जो हम नीचे से दे रहे हैं, उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, वो ऊर्जा कहाँ गई। तो हम बोलेंगे कि भैया वो ऊर्जा जो है वो बर्तन में जो है वो छुपी हुई रहती है, उसे ही हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वो गुप्त ऊष्मा होती है, दिखाई नहीं देती है, जिसके कारण से उसका तापमान जो है वो नहीं बढ़ रहा होता है ना। तो इसको संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद जो है वो अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करी थी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था अगर गर्म करें तो द्रव अवस्था में बदला जा सकता है, और यदि गर्म करें तो क्या हो जाएगा, तो उसे गैस में ही बदला जा सकता है, जैसे भाप। उसके बाद क्या, गैस अवस्था को अगर हम ठंडा करें तो द्रव अवस्था प्राप्त हो सकती है, और द्रव को और ठंडा करें तो ठोस, जैसे कि भाप को अगर ठंडा करेंगे तो द्रव मिल जाएगा,
और अगर हम द्रव को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, हमको ठोस अवस्था प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव किसको बोलते हैं? जब हम पदार्थ के कणों में जो है वो प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने के कारण से क्या होता है, उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम गैस की बात कर लें तो देखो आपको डायग्राम में मैंने बताया भी था कि कण जो है वो पास पास आते हैं, वो पास पास आते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, उनका गैस का जो है वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, संपीड़न हो जाता है, और वो कैसे हो जाते हैं, वो जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका जो है वो आकार जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने एक देखा था कि ठोस से द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट होना संगलन कहलाता है, इसका उल्टा जमना कहलाता है। द्रव से गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, इसका उल्टा संघनन कहलाता है। ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस से ठोस भी क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। उसका प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में चर्चा करी थी। प्लाज्मा जो है हमने बात करी थी कि गैसियस फॉर्म ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा घनत्व की गैस रहती है। जब ज्यादा तापमान पर हम किसी गैस को आयोनाइज कर देते हैं तो प्लाज्मा का निर्माण होता है, और वो प्लाज्मा जो है वो ग्लो करता है, जिसके कारण से प्रकाश उत्सर्जित होता है। उदाहरण के लिए अपने यहाँ जो ट्यूब यूज की जाती है, जो ट्यूबलाइट यूज की जाती है, उनमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के कारण से चमक उत्पन्न होती है। उसमें आपने क्रियाविधि भी देखी थी, जब उसमें विद्युत प्रोवाइड की जाती है तो उसमें भरी हुई गैस जो है वो प्लाज्मा तैयार करती है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। और प्लाज्मा और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, सूर्य में पाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं तारों में पाया जाता है। तारों की चमक के लिए कौन जिम्मेदार है, प्लाज्मा जिम्मेदार है। उसके बाद देखा था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो इसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि जहां प्लाज्मा के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहीं बीईसी के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत कम तापमान पर, मतलब 0 से भी नीचे, वो कहाँ पाया जा सकता है, मैंने बताया था आपको, अंतरिक्ष में ही पाया जा सकता है। उस कम तापमान पर जो है वो बीईसी को तैयार किया जा सकता है, जिसका जो उदाहरण, इसके बारे में जानने वाली बात यह है, इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी सत्येंद्र नाथ बोस ने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। याद रखिएगा, मैं कभी कभी बहुत बार गलती करता हूँ, सत्येंद्र नाथ बोस को जगदीश चंद्र बोस बोल देता हूँ, वो गलत है, वो अलग वैज्ञानिक थे, दूसरे वैज्ञानिक थे वो। लेकिन आपको याद रखना, सत्येंद्र नाथ बोस थे वो, और अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जिन्होंने 1920 में ही बीईसी के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसी कोई अवस्था भी होती है। लेकिन 2001 में जो है वो कुछ वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बना पाए, क्योंकि उस टाइम इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि वो सारी उस अवस्था को बनाया जा सके। आखिरी टॉपिक हमने देखा वाष्पीकरण का। वाष्पीकरण के बारे में क्या हमने सीखा था कि जरूरी नहीं है कि जल को जो है अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, मतलब द्रव से भाप में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी नहीं है हम उसको उबालें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसको बिना उबाले भी भाप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। वही जो फिनोमेना है, वही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। मतलब कि जल के कणों का वाष्पीकरण के वाष्प में बदल जाना, जल के कणों का वाष्प में बदल जाना बिना उसके क्वथनांक तक पहुंचे, या फिर बिना क्वथनांक तक पहुंचे, पहले लिख दो, बिना क्वथनांक तक पहुंचे जल के कणों का भाप बन जाना या वाष्प बन जाना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा, इवेपोरेशन कहलाएगा, है ना। वही डेफिनेशन लिखा हुआ है हमने, जल के कणों का क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। तो आप जो है वो उसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही जल के कणों का वाष्प में परिवर्तन या द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसके लिए हमने देखा था कि 4 ऐसे टॉपिक हैं जो कि वाष्पीकरण को जो है वो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। कौन कौन से हैं? सतह का तापमान, सतह का तापमान जैसे ही बढ़ता है, मैं आपके सामने आता हूँ। 4 टॉपिक कौन कौन से थे जो वाष्पीकरण को जो है वो खत्म, मतलब चेंज कर देते थे, परिवर्तन कर देते थे। पहला था सतह का तापमान। सतह को उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कप है, तो कप की जो केवल ऊपरी सतह होगी, जो ऊपरी एरिया होगा, केवल वो जो है वो वातावरण के संपर्क में होगा। वो जब वातावरण के संपर्क में होगा तो हम उसी को बोलेंगे, सतह का क्षेत्रफल उसी को बोलेंगे। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण होगा। उदाहरण के लिए कप और प्लेट, कप में अगर चाय रखी हुई तो उसका कम क्षेत्र का संपर्क वातावरण से है, जिससे चाय धीरे धीरे ठंडी होगी। यदि उसको हम प्लेट में रख लेते हैं तो उसका ज्यादा क्षेत्रफल, देखो बहुत बहुत बड़ी रहती है प्लेट, उसका ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो
वातावरण के संपर्क में, जिसके कारण से उसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा। मैंने एक उदाहरण लिया था छोटे तालाब और बड़े तालाब का भी। छोटे तालाब ऐसा, छोटा तालाब ये और बड़ा तालाब ये, तो जो नीचे का पानी होगा वो तो वातावरण के संपर्क में होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जो ऊपरी सतह होगी उसकी, जो ऊपरी जिसपे सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ रही होंगी, बस वही वातावरण के संपर्क में होगा और उसी पानी का जो है वो वाष्पीकरण भी होगा। अब छोटा तालाब जो है वो छोटा है, बड़ा तालाब जो है वो बड़ा, उसकी मतलब ऊपरी जो पृष्ठीय सतह है, पृष्ठीय सतह जो है वो छोटे तालाब की छोटी है और जो बड़ा तालाब है उसकी सतह बड़ी है। तो वाष्पीकरण कहाँ ज्यादा होने वाला है? बड़े तालाब में ज्यादा होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो पहला हो गया सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगा। जो दूसरा है वो क्या है? वो है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन क्या? जैसे गर्मी के दिनों में तापमान ज्यादा रहता है तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। ठंडी के दिनों में तापमान कम रहता है तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद क्या? आर्द्रता में परिवर्तन। तो आर्द्रता में परिवर्तन क्या कैसा होता है? मैंने बताया था आर्द्रता किसको बोलते हैं? आर्द्रता को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? वायु में उपस्थित नमी की मात्रा। नमी समझते हो? नमी मतलब पानी। अगर आप देखोगे किसी फ्रिज से अगर ठंडी बोतल को निकाल के बाहर रख देते हो तो उसकी आउटर लेयर पर जो है वो नमी जम जाती है ना? वो नमी जम जाती, उसी को बोलते हैं नमी। तो वही होती है वायु में उपस्थित पानी की मात्रा, नमी की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। जब वायु में उपस्थित नमी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। उदाहरण के लिए कपड़ों का सूखना। कपड़ों को सुखाने का यदि बोलो तो बारिश के दिनों में क्या होता है? बारिश हो रही होती है, बारिश हो रही होती है तो आसपास वायु में क्या होती है? नमी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है। तो देखोगे आप कपड़े जो है, जो कि वाष्पीकरण का स्वरूप है, कपड़े जो है उसमें वाष्पीकरण धीरे धीरे होने लगता है, मतलब देरी से सूखते हैं। आज डालोगे तो कल तक सूख पाएंगे कपड़े, है ना? वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वायु में नमी है। वायु में नमी के कारण से वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। नमी बढ़ेगी, वाष्पीकरण कम होगा। नमी घटेगी, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, जैसे गर्मी के दिनों में होता है। अभी जो है वो वायु में नमी नहीं है, शुष्क वायु बोलते हैं, सूखी वायु बोलते हैं अभी की वायु को। तो अभी क्या है? नमी कम है तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? इसके बाद क्या आखिरी टॉपिक है, आखिरी उसका कारण है हवा, वायु की गति। वायु की गति, तो इसके लिए मैंने आपको उदाहरण बताया था कि भैया जब, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम चाय में अगर फूंक मारते हैं, फूकते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला था आपसे, जब हम फूंक मारते हैं तो देखोगे भाप और ज्यादा निकलती है। ऐसे ही जब हमको सर्दी जुकाम होता है तो हमको मम्मी बोलती है कि गर्म पानी से भाप ले लो, है ना? तो हम टॉबिल डालकर जो है वो भाप लेने लगते हैं। जब हम भाप ले रहे होते हैं तब भी आप इसको महसूस कर सकते हो। जब आप भाप ले रहे होगे और जब आप फूकोगे उसमें, मतलब थूकना नहीं, फूकना बोला है मैं, फूकना, हवा, हवा फूकोगे तो आप देखोगे कि जब जैसे आप फूकते हो भाप और ज्यादा स्पीड से आपको पास तक पहुंचती है ना? अगर नहीं मालूम है तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी, जैसे आपकी ये वीडियो खत्म हो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार उसी लिंक से। जब भी आपको जुकाम हो जाता है, जब भी आपको जुकाम हो जाता है, नाक जाम हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सबसे अच्छा तरीका है, घर का ट्रीटमेंट है, गोली दवाई कम खाना चाहिए अपन को। हर छोटी सी चीज के लिए दवाई नहीं लेना चाहिए, वो ज्यादा जब मामले बिगड़ जाए तब लेना चाहिए। आपको करना चाहिए भाप लेना चाहिए। वाष्पीकरण ही ले रहे होगे आप, है ना? उस टाइम वाष्पीकरण ही देख रहे होगे। एक बर्तन में गर्म कर लीजिए पानी अच्छा खासा, फिर उसको पकड़ के संसी की सहायता से या फिर कपड़े की सहायता से नीचे रख लीजिए और एक टॉबिल लीजिए और टॉबिल अपने पूरे सर पर डाल लीजिए और उसको जो है वो नीचे कर ज्यादा पास से नहीं, थोड़ा ऊपर से जो है वो आप उसको इनहेल कीजिए, भाप लीजिए, जिसके कारण से सर्दी जुकाम में जो है वो आपको फायदा मिलता है। जब आप ऐसा कर रहे होगे और आप हल्का सा उसमें फूंक मारोगे ना तो आप देखोगे ज्यादा भाप ऊपर आती है। क्यों? क्योंकि वायु की गति वाष्पीकरण को बढ़ा देती है। सेम तीन कारण है जिसके अगर बढ़ेंगे तो वाष्पीकरण भी बढ़ता है। पहला, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। तीसरा क्या हो जाएगा? यही जो आपको बोला अभी मैंने, वायु की गति। अगर वायु की गति आप बढ़ा दोगे तो भी क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, तापमान बढ़ाओगे वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान घटाओगे वाष्पीकरण कम होगा। फिर उसके बाद सतह का क्षेत्रफल बढ़ाओगे वाष्पीकरण बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल कम करोगे वाष्पीकरण कम होगा। वायु की गति बढ़ाओगे, हवा तेज करोगे तो वाष्पीकरण तेज होगा। वायु की गति कम करोगे तो वाष्पीकरण भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये थी आपकी चैप्टर से जुड़ी हुई बात वाष्पीकरण के कारण। फिर उसके बाद आखिरी इसी वाष्पीकरण में एक सब टॉपिक आता है। सब टॉपिक मतलब कि इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक, वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग।
फिर से ज्वाइन करिए, टाइम हो गया। उसी लिंक से फिर से ज्वाइन करिए एक बार फिर से।